चुप रहिए बन। सुप्रभात बच्चों, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन ने कल मेंडल के बारे में, जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और साथ साथ मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया और मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, इन विभिन्न बिंदुओं पर बात की थी। आज अपन मेंडल द्वारा चयनित लक्षणों की चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? मेंडल द्वारा चयनित लक्षण। मेंडल द्वारा चयनित लक्षण। देखो बच्चों, मेंडल ने 34 लक्षणों पर अध्ययन किया था। मेंडल ने कितने लक्षणों पर अध्ययन किया था? 34 लक्षणों पर अध्ययन किया था। लेकिन 34 लक्षणों में से उन्होंने 7 ऐसे विशिष्ट लक्षणों को चुनाव किया जिन पर उन्होंने प्रयोग किया था। एग्जाम में पूछा अपने से कुल कितने लक्षणों पर अध्ययन किया, तो 34 लक्षणों पर अध्ययन किया। कुल कितने लक्षणों का चयन किया, तो 7 लक्षणों का चयन किया था। कितने लक्षणों का चयन किया था? 7 लक्षणों का चयन किया था। अब उन 7 लक्षणों का अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे 7 लक्षण थे जिनको मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुना। और उन 7 लक्षणों में हमने पढ़ा था कि एक विशिष्ट लक्षण का निर्धारण एक विशिष्ट जीन के द्वारा किया जाता है। तो उन 7 लक्षणों में ये देखेंगे अपन कि वो जो विशिष्ट जीन है उनमें उनके जो युग्म विकल्पी हैं, जीन के जो युग्म विकल्पी हैं, उनमें कौन सा विकल्प तो प्रभावी है और कौन सा विकल्प अप्रभावी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम पादप के लक्षण। कौन कौन से लक्षण हैं पादप के लक्षण, और इसमें प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी। देखो बेटे, सबसे पहले बात करें जैसे अपन पादप नंबर 1, पादप की लंबाई। पादप की लंबाई। जिन लक्षणों का चुनाव किया था मेंडल ने, उनमें पहला लक्षण क्या था? पादप की लंबाई। और पादप की लंबाई में प्रभावी लक्षण क्या था? लंबा। और अप्रभावी लक्षण क्या था? बोना। प्रभावी लक्षण लंबा और अप्रभावी लक्षण बोना। दूसरा जो लक्षण का चयन किया था मेंडल ने, वो था पुष्प की स्थिति। दूसरा क्या था? पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति। और पुष्प की स्थिति, प्रभावी स्थिति कौन सी थी? कक्षीय। कौन सी थी बेटा? कक्षीय। और अप्रभावी स्थिति अग्रस्त। अग्रस्त। तीसरा जो लक्षण का चुनाव किया था बेटा, तीसरा था पुष्प का रंग। पुष्प का रंग। पुष्प के रंग में प्रभावी जो पुष्प का रंग था, प्रभावी जो पुष्प का रंग था, वो प्रभावी पुष्प का रंग कैसा था? बैंगनी। कैसा था? बैंगनी। या कुछ बुक्स में, जो सामान्य बुक्स चलती है पहले, उनमें आता है लाल। क्या आता है? लाल। और अप्रभावी कैसा था? सफेद। अप्रभावी लक्षण कैसा था? सफेद। इसके बाद में चयनित लक्षणों में अपन बात करें तो चौथा चयनित लक्षण था परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति। तो परिपक्व फली की आकृति कैसी थी बेटा? फूली हुई।
प्रभावित कैसा, फूली हुई, और अप्रभावी संकीर्णित। अप्रभावी कैसा था, संकीर्णित। इसके बाद देखिए अपन, इसके बाद देखिए बेटा अपरिपक्व। नेक्स्ट लक्षण अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली के रंग में देखें, अपने प्रभावी में देखें तो प्रभावी कैसा था, पीला। कैसा था बेटा, पीला। और पीला नहीं बेटा, हरा। कैसा था प्रभावी, तो हरा। और अप्रभावी कैसा था, पीला। इसके बाद नेक्स्ट लक्षण पर चलते हैं, छठे लक्षण पर। तो बेटा बीज की आकृति, बीज की आकृति। तो बेटा बीज की आकृति में प्रभावी कैसी थी, गोलाकार। कैसी थी, गोलाकार। और अप्रभावी की बात करें तो कैसा था, बीज की आकृति अप्रभावी की बात करें तो झुर्रीदार। कैसा था बेटा, झुर्रीदार। और सातवें लक्षण की बात करें अपन, बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का रंग कैसा बेटा, प्रभावी पीला। और अप्रभावी बेटा हरा। अप्रभावी कैसा, हरा। अप्रभावी कैसा हो बेटा, हरा। अब देखो इस प्रकार मेंडल के द्वारा जो चयनित 7 लक्षण थे वो इस प्रकार से थे अपने पास में। पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, परिपक्व फली की आकृति, अपरिपक्व फली का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। ये 7 चयनित लक्षण थे जिस पर मेंडल ने अपने आनुवंशिक वंशागति या आनुवंशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे। अब देखो बेटा इसमें प्रभावी और अप्रभावी अपन ने बात बोली है, तो हमने सभी लक्षणों के लिए देखा था कि एक विशिष्ट लक्षण को एक विशिष्ट प्रकार के जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये बात अपन ने पढ़ी थी, जिनको युग्म विकल्पी बोल रही थी। जिनको क्या बोल रहे थे अपन, युग्म विकल्पी। अब उन दोनों युग्म विकल्पी, एक जीन के 2 युग्म विकल्पी हैं। दोनों युग्म विकल्पियों में एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। प्रभावी को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं और अप्रभावी को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। जब बड़ा अक्षर छोटे के साथ में है तो बड़े अक्षर का क्या लक्षण, वो बड़ा अक्षर किस लक्षण को नियंत्रित करता है, उसी लक्षण के अनुसार लक्षण का निर्धारित होता है। कैसे, देखो बेटा लंबाई की बात कर रहे हैं अपन, तो लंबेपन की बात करें, पादप की लंबाई की बात करें तो लंबाई में भी लंबाई का जो लक्षण है उसमें 2 प्रकार की बात कर रहे हैं अपन, एक तो प्रभावी की और एक अप्रभावी की। यानी कि पादप लंबा भी हो सकता है और बोना भी हो सकता है। लंबेपन की बात करें तो लंबा को नियंत्रित करने वाला जो एक जीन है उसका कौन सा विकल्प होता है बेटा, कैपिटल टी। क्या करता है, कैपिटल टी। और बोने को स्मॉल टी, बोने को स्मॉल टी। अब जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में होता है, यानी कि पादप की बात करें अपन, लंबाई की बात कर रहे हैं, तो मटर का पादप लंबा भी हो सकता है और बोना भी हो सकता है। लेकिन देखो बेटा अगर युग्म विकल्पी है, अगर जो युग्म है, जो जीनीय विकल्पों का युग्म है उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ साथ आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यह देख रहे हैं कि जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और स्मॉल टी क्या है बेटा, अप्रभावी है। स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। तो जब कोई भी प्रभावी अप्रभावी के साथ में मौजूद होता है तो उसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता है। यानी कि कैपिटल टी का मतलब लंबा, स्मॉल टी का मतलब बोना। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ साथ हैं,
कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ साथ उपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ हैं, तो कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। इसका मतलब ये पादप कैसा होगा बेटा, लंबा होगा। कैसा होगा, लंबा होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख ले एक बार अपन, दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे अपन पुष्प की बात करें तो बैंगनी पुष्प के लिए तो कैपिटल आर होता है और सफेद पुष्प के लिए स्मॉल आर होता है। बैंगनी या लाल पुष्प के लिए क्या होता है, कैपिटल आर विकल्प होता है और सफेद पुष्प के लिए क्या होता है बेटा, स्मॉल आर विकल्प होता है। अब देखो जब कैपिटल आर स्मॉल आर साथ साथ ये युग्म बन रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर युग्म बन रहे हैं एक जीन का, तो ऐसी स्थिति में हम जान रहे हैं कि जो कैपिटल आर है उसके द्वारा तो पुष्प को कैसा बनाया जाता है, बैंगनी बनाया जाता है, और स्मॉल आर के द्वारा पुष्प को कैसा बनाया जाता है, सफेद बनाया जाता है। लेकिन हमको यह पता है कि जो कैपिटल आर है वो प्रभावी विकल्प है और स्मॉल आर अप्रभावी विकल्प है। जब ये दोनों साथ साथ स्थित हैं और इस पुष्प की बात करें कि ये पुष्प कैसा होगा ऐसी स्थिति में, तो हमको पता है ये कैपिटल आर स्मॉल आर के प्रभाव को दबा रखा है यहाँ पर, यानी कि प्रभावी व्यक्ति जब अप्रभावी के साथ में है तो अप्रभावी को नहीं चलने देता है। वैसी स्थिति यहाँ है कि जब प्रभावी विकल्प अप्रभावी के साथ में है तो यहाँ पर जो रंग प्रकट होगा वो कैसा होगा बेटा, इसके हिसाब से होगा, प्रभावी के हिसाब से होगा। और प्रभावी कैसा है, बैंगनी, तो यह कैसा होगा, फूल का रंग बैंगनी होगा। कैसा होगा बेटा, बैंगनी होगा। जैसे हमको बात करें, जैसे हम बात करें कि यहां दे रखा अपने को बीज की आकृति, क्या दे रखा है, बीज की आकृति कैसे दे रखा है बेटा, गोलाकार। कैसे दे रखा है, गोलाकार। ठीक है, तो गोलाकार के लिए भी आर का इस्तेमाल करते हैं, राउंड। या जैसे कलर की बात कर लेते अपन, बीज के रंग की बात कर लेते, पीला कैसा दे रखा है, पीला को कैपिटल वाई से दर्शाते बेटा, किससे दर्शाते हैं, कैपिटल वाई से। पीले किससे दर्शाते हैं, कैपिटल वाई से, और हरे को स्मॉल वाई से। पीले को कैपिटल वाई से और हरे को स्मॉल वाई से। तो देखो बेटा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मान लीजिए साथ साथ स्थित है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई साथ साथ स्थित है। और मैं पूछूं आपसे कि इस बीज का रंग कैसा होगा, तो हम ये देखेंगे कि साहब ये बताओ इस वाई का मतलब क्या है, बड़े वाई का। वैसा ही होगा क्योंकि ये प्रभावी विकल्प है और ये अप्रभावी है, और जब प्रभावी अप्रभावी के साथ में है तो कैसा रंग होगा, प्रभाव के हिसाब से होगा। तो कैपिटल वाई कैसा है, पीला रंग प्रकट करते हैं, और स्मॉल वाई हरा रंग। तो भाई बीज का रंग कैसा होगा, पीला रंग होगा। कैसा होगा, पीला रंग होगा, क्योंकि प्रभाव विकल्प है। अब देखो बेटा इसमें क्या देखते हैं अपन, थोड़ा सा और समझते हैं कि भाई तीन तरह के विकल्प हो सकते हैं। देखो बेटा लंबाई की बात करें तो कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते हैं। देखो दोबारा से देखो, दोबारा से देखते हैं अपन कि जैसे लंबाई की बात करें तो कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, और बेटा स्मॉल टी हो सकता है। ये तीन स्थितियां हो सकती हैं, ये तीन स्थितियां हो सकती हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब मैं आपसे पूछूं कि साहब ये पौधा कैसा होगा, बाहर से देखने पर ये पौधा कैसा होगा, तो कैपिटल टी का मतलब लंबापन का लक्षण और दूसरे कैपिटल टी का मतलब लंबापन का लक्षण। जब जिस जीन में दोनों विकल्प कैपिटल टी हैं तो ये पादप कैसा होगा बेटा, लंबा होगा। कैसा होगा, लंबा होगा। दूसरी स्थिति में देख रहे हैं कैपिटल टी का मतलब लंबा और स्मॉल टी का मतलब बोना, तो अब साहब लंबेपन का लक्षण फिर बोने का, तो लंबा बोना तो हो ही नहीं सकता, ये तो लंबा ही होगा या बोना ही होगा। हमने देखा कैपिटल टी प्रभावी है, लंबा क्या है, प्रभावी है, और बोना क्या है, अप्रभावी है, तो इसके प्रभाव को दबा देगा। तो ये भी कैसा होगा, बाहर से देखने पर लंबा, बाहर से देखने पर लंबा होगा। लेकिन आंतरिक संगठन देखें, आंतरिक जीनीय संगठन देखें, तो आंतरिक जीनीय संगठन देखने पर क्या पता चलता है बेटा कि ये लंबा तो है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो साहब इन दोनों में क्या अंतर हुआ, फिर दोनों में ये अंतर हुआ बेटा, ये शुद्ध लंबा है और ये कैसा है, अशुद्ध लंबा है। आंतरिक जीनीय व्यवस्था को जब हमने देखा, आंतरिक आनुवंशिक संगठन को देखा, तो ये शुद्ध लंबा और ये अशुद्ध लंबा, बाहर से देखने पर दोनों लंबे ही दिखाई देंगे। तीसरे वाले की बात करते हैं, स्मॉल टी।
बेटा ये भी है प्रभावी और ये भी है प्रभावी, यानी कि ये भी बौनेपन का और ये भी बौनेपन का, तो ये पादप कैसा होगा? बौना होगा। कैसा होगा? बौना होगा। तो ओवरऑल बेटा यह देखने वाली बात क्या है कि जब प्रभावी विकल्प और प्रभावी विकल्प दोनों साथ साथ होंगे तो ऐसी स्थिति में प्रभावी विकल्प का लक्षण कैसा है? वैसा ही लक्षण होगा। जब अप्रभावी विकल्प और अप्रभावी विकल्प साथ साथ हैं तो लक्षण कैसा होगा? अप्रभावी विकल्प के जैसा ही होगा। लेकिन जब प्रभावी विकल्प और अप्रभावी विकल्प साथ साथ हैं तो जो लक्षण होगा वो प्रभावी विकल्प के अनुसार होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो बेटा, कुछ चीजें इसमें और समझते अपन लक्षणों में कि यहां कुछ बातें बता रखे हैं कि जैसे एक बताया था बेटा अपने को कि पुष्प की स्थिति, क्या बता रखा है? पुष्प की स्थिति। ये देखो पुष्प की स्थिति, तो पुष्प की स्थिति में क्या क्या बताया बेटा अपने को कि कक्षीय हो सकती है और अग्रस्त हो सकती है। पुष्प की स्थिति कैसे हो सकती है? कक्षीय और अग्रस्त। तो बात ये आती है बेटा कि साहब हमको ये बताओ कि पुष्प की स्थिति का मतलब तो क्या है और ये कक्षीय क्या है और अग्रस्त क्या है। देखो बेटा, ये पुष्प की स्थिति का मतलब है कि पादप पर फूल कैसे लग रहा है, कहां लग रहा है। देखो कैसे कि ये कोई पादप है और यदि पुष्प इसके साइड में लग रहा है यहां, तो बेटा ये स्थिति तो है कक्षीय। और यदि पुष्प इस प्रकार से शीर्ष पर लग रहे हैं तो बेटा ये क्या है? अग्रस्त। ये क्या है? अग्रस्त। अब देखो यदि इस प्रकार के पादप है, दोनों में क्रॉस करवा दिया अपन ने, दोनों में संकरण करवा दिया। एक पादप ऐसा है जिसमें फूल कक्षस्थ लगे होते, साइड में लगे होते हैं, और दूसरा पादप ऐसा है जिसमें फूल कहां लगे रहते हैं बेटा? शीर्ष पर लगे रहते हैं। दोनों में संकरण करवा दिया और इनसे संतति प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली हमने? संतति प्राप्त कर ली। तो संतति के अंदर किस प्रकार के पादप होंगे बेटा? कि प्रभावी कौन से है? कक्षीय। तो कैसे होंगे? कक्षीय फूल वाले होंगे। संतति में कैसे होंगे? कक्षीय फूल वाले होंगे। आई बात समझ में? तो ये बात समझ रहे थे हम, कक्षीय किसे कहते हैं और अग्रस्त किसे कहते हैं। कक्षीय का मतलब पार्श्वों में फूल लगा हुआ हो और अग्रस्त का मतलब उसके शीर्ष भाग पर लगा हुआ हो। और तो सारी बातें अपने को समझ में आएंगी कि जैसे फली की आकृति की बात कर रहे हैं, फूली हुई फली हो सकती है और संकीर्णित तो हो सकती है। अपरिपक्व फली का रंग हरा हो सकता है तो प्रभावी है, और पीला है अप्रभावी है। बीज की आकृति समझने वाली बात ही नहीं है कि गोलाकार बीज हो सकता है। बीज कैसा हो सकता है बेटा? झुर्रीदार हो सकता है। बीज के रंग की बात करें तो बेटा जान रहे हैं अपन, पीला होगा तो क्या होगा? प्रभावी होगा, और हरा होगा तो कैसा होगा? अप्रभावी होगा। कैसा होगा बेटा? अप्रभावी होगा। इस प्रकार मेंडल द्वारा चयनित जो 7 लक्षण थे वो ये 7 लक्षण थे, और उनमें प्रभावी विकल्प ये है और अप्रभावी विकल्प ये है। अब इसके बाद में बेटा अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे अपन। तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इसको मिटाते हैं एक बार और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। देखो बेटा काफी समय तक मेंडल के नियमों को नजरअंदाज किया गया। काफी समय तक मेंडल के नियमों को नजरअंदाज किया, और सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। काफी समय तक मेंडल के नियमों को नजरअंदाज करने के बाद में सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। अब दूसरा कहता है सब मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? तो देखो बेटा 3 वैज्ञानिक थे। हॉलैंड के हुंगो डी ब्रिज, जर्मनी के कोरल कोरेंस, और ऑस्ट्रिया के एरिक वान
शेरमेक, एरिक वान शेरमेक। तो बेटा 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? हॉलैंड के हुंगो डी ब्रिज, हॉलैंड के हुंगो डी ब्रिज, जर्मनी के कोरल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक। ये तीनों वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग मटर के पद पर अपना रिसर्च प्रारंभ किया। मटर के पद पर अलग अलग अपना रिसर्च प्रारंभ किया और रिसर्च करते करते तीनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। तीनों बेटा एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। और किस निष्कर्ष पर पहुंचे? कि जो मेंडल ने खोज की थी, जो मेंडल ने खोज की थी, वो सारे जो नियम प्रतिपादित किए गए थे, वो सारे नियम इनके दृष्टिकोण से एकदम क्या थे बेटा? सही थे। और तीनों अलग अलग देशों में मटर पर, तीनों अलग अलग देशों में रिसर्च करते हुए जब एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे तो इन मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। और ये कब हुई थी? सन 1900 में। कब हुई थी बेटा? सन 1900 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम आते हैं। मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल की वंशागति के नियम। देखो बेटा मेंडल के वंशागति के नियम अपन ने पहले भी अध्ययन किया। वंशागति के बारे में अपन ने पहले भी अध्ययन किया कि मेंडल ने वंशागति के नियम किस पर दिए थे? यानी कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम पर, पाइसम सटाइवम पर अध्ययन करते हुए पाइसम सटाइवम नामक, इस पाइसम सटाइवम क्या था बेटा? उद्यान मटर। क्या था? उद्यान मटर। तो पाइसम सटाइवम पर संकरण के प्रयोग करते हुए, किसके प्रयोग बेटा? संकरण के प्रयोग करते हुए, संकरण के प्रयोग करते हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। कुछ महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए, महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। और इन नियमों को क्या बोला बेटा? वंशागति के नियम, वंशागति के नियम या बेटा आनुवंशिकता के नियम, या क्या बोला? आनुवंशिकता के, आनुवंशिकता के नियम। तो बेटा मेंडल के वंशागति के नियम किसे कहते हैं? मेंडल के वंशागति किसे नियम कहते हैं? कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम नामक मटर के पादप पर संकरण के प्रयोग करते हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। कुछ महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। उन नियमों को वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियमों के नाम से जानते हैं। अपने से पूछ ले कि वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम किसे कहते हैं, तो बेटा यही डेफिनेशन निकल करके आती है कि मेंडल ने मटर के पादप या उद्यान मटर पर या पाइसम सटाइवम पर संकरण के प्रयोग करते हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। उन महत्वपूर्ण नियमों को मेंडल के वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। अब नेक्स्ट बेटा अपन पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से नियम हैं, वो नियम जो प्रतिपादित किए कौन कौन से नियम हैं। देखो अपन पहले नियमों के नाम लिखते हैं और फिर एक एक नियम का अध्ययन करते हैं, एक एक नियम का अध्ययन करते हैं। तो बेटा सबसे पहला नियम जो प्रतिपादित किया था वो था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या था बेटा? पहला नियम प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। तो बेटा सबसे पहले बात तो ये आती है कि प्रभाविता का नियम क्या है। प्रभाविता का नियम
क्या है? तो देखो बेटा, मेंडल ने क्या बताया कि जब एक विपर्यासी लक्षण वाले समयुग्मजी पादपों के मध्य, क्या बोला बेटा? एक विपर्यासी लक्षण वाले समयुग्मजी पादपों के मध्य, कि जब एक विपर्यासी लक्षण वाले समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1PD में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभाविता का नियम देते समय मेंडल ने पहली बात तो क्या बताई बेटा? पहली बात तो ये बताई कि जब एक विपर्यासी लक्षण वाले समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1PD में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और F1PD में प्रभावी लक्षण का प्रकट होना ही प्रभाविता का नियम कहलाता है। आई बेटा बात समझ में? दोबारा समझो कि एक विपर्यासी लक्षण वाले समयुग्मजी पादपों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो F1PD में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। F1PD में प्रभावी लक्षण का प्रकट होना ही प्रभाविता का नियम कहलाता है। कैसे बेटा? एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि जब समयुग्मजी लंबे व समयुग्मजी बौने पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है, समयुग्मजी लंबे व समयुग्मजी बौने पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1PD में सभी पादपे लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पादपे लंबे प्राप्त होते हैं। अतः लंबेपन का लक्षण प्रभावी लक्षण और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी लक्षण। क्या बेटा? दोबारा से देखो, मैं अभी लिख देता हूं। अर्धसूत्री विभाजन सारी बातें, इसके बाद में ये युग्मक और ये विषम युग्मजी लंबा, और ये बेटा F1PD। इधर देखो बेटा क्या एग्जाम्पल दिया अपन ने कि जब ये समयुग्मजी लंबा और ये समयुग्मजी बोना, और ये क्या है? जनक पादप। कि जब समयुग्मजी लंबे व समयुग्मजी बोने पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1PD में सभी पादप कैसे प्राप्त हो रहे बेटा? लंबे। कैसे प्राप्त हो रहे? लंबे। तो लंबेपन का लक्षण क्या हो गया? प्रभावी लक्षण। और बोनेपन का लक्षण क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण। क्या होगा बेटा? अप्रभावी लक्षण। ये देखो, ये पेरेंटल पीडी है, ये जो तीर के निशान लगा रहे हैं ये युग्मन से क्या बन रहे हैं? युग्मक। तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये तीर के डंडे अर्धसूत्री विभाजन। और ये क्या बन रहे हैं? युग्मक। ये क्या बन रहा है बेटा? ये बन रहे हैं युग्मक। ये क्या है? युग्मक। माना एक तरफ क्या है? नर युग्मक, और एक तरफ क्या है बेटा? मादा युग्मक। एक तरफ क्या है? मादा युग्मक। ठीक है। तो बेटा ये एक चीज का और ध्यान रखना है अपने को। चाहे लक्षण अपन लंबाई का लिए, चाहे लक्षण अपन ने बीज के आकार का लिया, चाहे अपन ने फलियों के रंग का लिया, तो कोई भी एक लक्षण लिया कि जैसे यहां पर एक लक्षण अपन ने कैपिटल R ले लिया। जैसे दूसरे एग्जाम्पल के आधार पर समझे कि साहब ये सत्य है कि सभी लक्षणों के लिए कि F1PD में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा और दूसरा नहीं होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते बेटा। और अपन अपने तो बुक में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन अपन दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
जब भी अपन एक लक्षण लेकर के या दो लक्षण लेकर के जब भी संकरण करवाएंगे F1PD में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा। जैसे कि एक बैंगनी पुष्प है, एक है बैंगनी पुष्प और दूसरा क्या है बेटा सफेद पुष्प। एक ये क्या है संयुग्मजी बैंगनी है और ये क्या संयुग्मजी सफेद फूल। संयुग्मजी बैंगनी पुष्प और ये संयुग्मजी सफेद पुष्प ये वही पेरेंटल पीढ़ी। तो बेटा इसमें अपन ने अर्धसूत्री विभाजन करवाया, ये युग्मक बन गए और इधर क्या बन गए ये स्मॉल आर ये युग्मक बन गए और इनसे ये युग्मनज बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बन गया बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बन गया बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर और ये क्या बन गया बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है बेटा F1PD। क्या है F1PD और ये क्या है बेटा युग्मक है। ये क्या है युग्मक। तो देखो बेटा अपने को पता है कि जब भी बड़ा अक्षर छोटे अक्षर के साथ में उपस्थित है तो लक्षण किसके हिसाब से प्रकट होता है बड़े अक्षर के हिसाब से, क्योंकि वो प्रभावी है। वो क्या है प्रभावी है और छोटा क्या है अप्रभावी है। तो इसमें क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर का मतलब है बैंगनी, कैपिटल आर का मतलब क्या है बेटा बैंगनी, तो कैपिटल आर का मतलब बैंगनी। तो ये कैसा होगा पुष्प बैंगनी पुष्प कैसा होगा बैंगनी। ये पुष्प कैपिटल आर स्मॉल आर तो बेटा कैसा होगा बैंगनी। ये कैपिटल आर स्मॉल आर तो बेटा कैसा होगा बैंगनी। ये कैपिटल आर स्मॉल आर तो बेटा कैसा होगा बैंगनी। कैसा होगा बैंगनी। यानी कि सारे के सारे पाद पर जो पुष्प आ रहे हैं सारे के सारे पुष्प कैसे होंगे बैंगनी होंगे, क्योंकि बैंगनीपन का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है और सफेद जो लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण है। जब बैंगनी विकल्प सफेद वाले विकल्प के साथ में उपस्थित है तो सफेद वाले विकल्प के लक्षण प्रकट नहीं होने देता है, यानी कि फूल को सफेद नहीं होने देता है और फूल सारे के सारे पुष्प कैसे होते हैं F1PD में बैंगनी होते हैं। इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया किसी भी लक्षण को लेकर के अपन संकरण करवाएं तो F1PD में तो प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा। जैसे दो लक्षणों को ले लेते अपन, दो को ले लेते तो वो दोनों प्रभावी लक्षण प्रकट होते। इसमें एक बात और आती बेटा कि जो ये मेंडल ने समझाया था, ये मेंडल ने प्रभाविता का नियम समझाया वो एक संकरण के आधार पर समझाया था। अपन ने जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था या फिर ये ले रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर तो केवल एक ही लक्षण के आधार पर समझ रहे हैं अपन, या तो लंबेपन का लक्षण ले रहे हैं या पुष्प के रंग का लक्षण ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं। जैसे अपनी बुक्स में क्या दिया गया है लंबाई का लक्षण दिया गया है, लंबेपन का लक्षण दिया गया है। तो एक ही लक्षण के आधार पर एक ही विपर्यासी लक्षण के आधार पर इसको समझाया तो बेटा एक लाइन आती है कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था वो एकल संकरण के परिणामों पर आधारित था। किस पर आधारित था बेटा किस पर आधारित था एकल संकरण के परिणामों पर आधारित था। एकल संकरण के परिणामों पर आधारित था। क्वेश्चन आ जाता बेटा कि मेंडल का प्रभाविता का नियम किस प्रकार के संकरण के परिणामों पर आधारित है, तो एकल संकरण के परिणामों पर आधारित है, यानी कि एकल संकरण के आधार पर समझाया गया। तो ये था बेटा अपने पास में प्रभाविता का नियम।